नमस्कार। हमारे इस खास पॉलिटिकल कार्यक्रम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी कांग्रेस और सरकार जुटी हुई है महंगाई राहत कैंप में लोगों के रजिस्ट्रेशन करके उनको राहत पहुंचाने के लिए। जो पात्र हैं उनको 500 रुपये का सिलेंडर, हर व्यक्ति को चिरंजीवी योजना और दुर्घटना बीमा का फ़ायदा 25 लाख और 10 लाख का, अन्नपूर्णा किट, बहुत सारी जो सुविधाएं एक साथ सरकार ने दी थी, वो उनका कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन करके जो चाहते हैं लेना और जो पात्र हैं उन्हें वो सब कुछ मिल सके। 100 यूनिट फ्री बिजली, 2000 यूनिट किसान को फ्री बिजली वगैरह वगैरह। इनमें जगह जगह भीड़ देखी जा रही है। ये सरकार का बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम है और इस फ्लैगशिप कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और सरकार की मंशा जो थी वो सफल होती दिख रही है कि जिसे राहत चाहिए वो आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए और राहत ले। और जो घर बैठा है इसका मतलब उसे 100 यूनिट फ्री बिजली नहीं चाहिए, उसे 25 लाख का बीमा नहीं चाहिए, उसे 10 लाख का दुर्घटना बीमा नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। जो भी सारी बातें हैं, जो जिसका पात्र है वो अगर लेना चाहता है तो आ जाए, रजिस्ट्रेशन कर, नहीं कर। लेकिन भीड़ आ रही है और पूरे राजस्थान में कांग्रेस का जो तबका है, कार्यकर्ता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार सब जुट गए, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एमएलए जुट गए। जनता के साथ संवाद कायम करने का ये अवसर कोई गंवाना नहीं चाहता। लेकिन बीजेपी वो अभी भी महाआक्रोश, महाघेराव उसी लाइन पर चल रही है और महाआक्रोश, महाघेराव में आज करौली की बारी थी। अजमेर की तरह वैसा ही दृश्य यहां देखने को मिला। 15,000 की संख्या दी गई, मुश्किल से 1,500-2 हज़ार लोग इकट्ठा हो पाए। वही खाली कुर्सियां देखी गई और वही नज़ारा जो अजमेर में दिखा वो करौली में दिखा। मेरा सवाल ये कि भाजपा को ये क्या हो गया है? पहले तो ऐसी संख्या जो शायद प्रैक्टिकल नहीं है इस वक्त गर्मी में, धूप में, तपती धूप में, और आपने शामियाना भी लगा दिया तो चल के आने वाला ग्रामीण क्या चल के आएगा? और फिर उसके बाद ये जो सभा के चलने के दौरान के विजुअल हम देख रहे हैं लगातार, अजमेर में भी ऐसी खाली कुर्सियां, करौली में भी ऐसी खाली कुर्सियां। और अगर ऐसा ही होता रहा तो लोग राहत कैंप बनाम महाघेराव, जब तुलना करेंगे इधर विजुअल राहत कैंप के, उधर विजुअल महाघेराव के, तो कहीं ये हिट बैक नहीं करे बीजेपी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त हैं, पाली दौरे पे जा रहे हैं, राजसमंद दौरे पे जाएंगे कल परसों में, वो सब जगह घूम रहे हैं राजस्थान में। लेकिन ये क्या हो रहा है, इस पर चिंता कौन करेगा, इस पर चिंतन कौन करेगा? आलाकमान व्यस्त है कर्नाटक चुनाव में, 13 तारीख पहले उसे फुर्सत नहीं होगी। लेकिन 13 तारीख तक अगर ये लगातार यही चलता रहा, ऐसे दृश्य सामने आते रहे, तो जो लोग उम्मीद से थे भाजपा के कार्यकर्ता कि इस बार तो हमारी सरकार आनी है, उनके मनोबल का क्या होगा और जनता के बीच भाजपा के प्रति जो वातावरण था उसका क्या होगा? ये एक सवालिया निशान हम सामने छोड़कर जा रहे हैं। अब हम आते हैं अगले चुनाव पर। कांग्रेस ने कमर कस ली है, कांग्रेस चुनावी मोड़ पर आ गई है। भाजपा में भी तय नहीं कि चुनावी मोड़ पर कौन लेकर आएगा पार्टी को। शायद आलाकमान के निर्देश की, संकेत की, संदेश की प्रतीक्षा है और ये प्रतीक्षा 13 तारीख के बाद ही खत्म होगी, ऐसा मेरा अंदाज है, अनुमान है। लेकिन अब जो तस्वीर हमने बातचीत की, हनुमान बेनीवाल से की, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से की, हमने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से की, सबसे बातचीत में जो दृश्य सामने आया उसका मैं एक अवलोकन आपको कराना चाहता हूं। कुल 200 सीटें राजस्थान में विधानसभा की। इन 200 सीटों पर जब चुनाव होगा नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में होना ड्यू है वैसे, नवंबर लास्ट वीक में, मैंने सुना है कि थोड़ा पहले हो सकता है चुनाव।
मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन सुना है मैंने कहीं पर पॉलिटिकल सर्किल में। तो उस चुनाव में कांग्रेस अगर आरएलडी, जिसके भी एक विधायक हैं डॉक्टर गर्ग, भरतपुर से मंत्री भी हैं सुभाष गर्ग, उसके साथ समझौता कायम रह सकता है, ऐसी उम्मीद है, तो वो 2 सीट 3 सीट उनको दी जा सकती है। बाकी सब मिला के कुल 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। उनके साथ मिलकर लड़े, अलग से साथ ना मिले तो पूरा अकेला 200 सीटों पर लड़े, पर कांग्रेस प्लस 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी भी समझौता किसी करे ना करे 200 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन जो परिदृश्य उभर के आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि 200 में से कम 150-150 सीटों पर मल्टी कॉर्नर फाइट होने की उम्मीद लग रही है अभी आज के परिदृश्य में। कहीं आम आदमी पार्टी उसे मल्टी कॉर्नर बनाएगी, कहीं सीपीएम बनाएगी, कहीं बसपा बनाएगी, कहीं हमारे हनुमान बेनीवाल की पार्टी बनाएगी, और भी कहीं पर जो ट्राइबल पार्टी है वो बनाएगी, बीटीपी बनाएगी। ये जो बातों से परिदृश्य सामने आया उसमें कांग्रेस 200 सीटों पर, बीजेपी अगेन 200 सीटों पर, किसी से छोटा मोटा गठबंधन करें तो 2 सीट 3 सीट किसी को दे दें। हाँ, अगर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो बीजेपी का, जो पिछली बार था, तो कुछ ज़्यादा सीटें दे सकते हैं, लेकिन वो फिर गठबंधन 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अभी फिलहाल बीजेपी अकेले लड़ने के मूड में, हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी 200 सीट पे, कांग्रेस प्लस आरएलडी हो जाए तो 200 सीट पे। लेकिन बीएसपी लड़ेगी चुनाव, 60 सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई की है। 60 सीटों में कई जनरल सीटें हैं जहां पर एसटी एससी के वोट इतने हैं, अगर वो शिफ्ट कर देंगे तो वो जनरल सीटों पे, अभी भी आप देखेंगे राजेंद्र गुड़ा जनरल सीट पे जीते हैं, आप देखेंगे संदीप यादव जनरल सीट पे जीते हैं। बीएसपी के लोग ज़्यादातर जनरल सीट पर एससी के वोट ट्रांसफर करके जीत जाते हैं। एससी एसटी में कम सीटें जीत पाती है बीएसपी। तो बीएसपी 60 सीटों पे लड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा है, चिन्हित कर लिए सीटें। सीपीएम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीएम ने 30 सीटें चिन्हित कर ली है। ज़्यादातर सीटें बीकाना और शेखावटी की होंगी, जहां उनकी पार्टी पावर में, लेकिन वो भी किन्हीं समान विचारधारा वाले दलों से अगर समझौता करेगी तो 30 में से कुछ सीटें कम हो सकती हैं। वो दल भी ऐसे हैं कि सीपीएम के साथ सीपीआई मिल जाए, माले ग्रुप मिल जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन 30 सीटें, लेफ्ट विंग 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। 60 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, परंतु मुझे लगता है आम आदमी पार्टी किसी न किसी से समझौता करेगी, ऐसा मुझे अभी लगता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो बीजेपी कांग्रेस का कचरा नहीं लेंगे। फिर संदीप पाठक आए, राष्ट्रीय महासचिव, संगठन महासचिव, उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी कांग्रेस के जो अच्छे लोग आएंगे उनका स्वागत है पार्टी में। तो ये भी संभव है कि जिनको बीजेपी टिकट नहीं मिले, कांग्रेस टिकट नहीं मिले, अंतिम समय में 200 प्रत्याशी पूरे ना हो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, तो भी वो इन आए हुए लोगों को लड़ा दें चुनाव और 200 की संख्या पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीटीपी के साथ आम आदमी पार्टी समझौता करेगी। और वागड़ की जो 17 सीटें बोली थी बीटीपी ने, बीटीपी यानी कि ट्राइबल पार्टी जिसके अभी 2 विधायक हैं, वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, आइडेंटिफाई कर ली। उन 17 सीटों पर वो लड़ेगी ही लड़ेगी। वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सीटें हैं, और उन पर चुनाव लड़ते समय वो सोचता सीपीएम सीपीआई के साथ एक समझौता करे और उन 17 सीटों पर सीपीएम सीपीआई उनको सपोर्ट करे। वहाँ उनका कुछ वर्ग है जो कि किसी ज़माने में सीपीएम सीपीआई के साथ था, उनके वोट हैं, कुछ लेफ्ट के, कुछ सोशलिस्ट वोट हैं, वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बीटीपी 17 सीटों पर, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी, मेरा अनुमान है हनुमान बेनीवाल की पार्टी 40 से 60 सीटों के बीच, 40 से 50 सीटों के बीच चुनाव मैदान में उतार सकती है अपने प्रत्याशी। और ज़्यादातर बेल्ट शेखावटी, नागौर, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक की बेल्ट हो सकती है। परंतु ये जो किसान हैं जिनमें बहुसंख्यक जाट हैं, इनमें क्योंकि यूथ तो हनुमान बेनीवाल के साथ है, लेकिन जाट डोमिनेटेड सीट पर
कांग्रेस का भी जाट उतरेगा, बीजेपी का भी शायद जाट उतरेगा। तो ऐसा नहीं है कि उन सीटों पर ये मैदान मार के ले जाए, एक तरफा वोटिंग हो जाए। और ये एक मिथ है कि जाट बेल्ट में जाट एक तरफा वोट देते हैं, ऐसा नहीं होगा। 40-50 सीटें जिन पर हनुमान बेनीवाल उतारेंगे, वो फाइट को ट्रायंगुलर या 4 एंगुलर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी सीट पर उनका कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा कि जो अपना एक एंगल क्रिएट ना करे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सारी पार्टियां मिलकर लड़ाई को ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, पंचकोणीय मुकाबला बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो पंजाब से आती हुई हवा लेकर आएगी और गंगानगर हनुमानगढ़ में वो सीरियस कोशिश करेगी कि उसको कुछ सीटें मिल जाए। गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका ऐसा है जहाँ से निर्दलीय खूब जीतते हैं, कभी गुरजंट सिंह जीतते हैं, कभी शशि दत्ता जीतती है, कभी राजकुमार गौड़ जीत जाते हैं, कभी राधेश्याम गंगानगर भी निर्दलीय जीत जाते हैं। तो ये इलाका ऐसा, सीपीएम भी जीतती है यहाँ पर, डूंगरगढ़ में जीती है सीपीएम। और तो ये जो पूरी बेल्ट है बीकाना की और गंगानगर की और शेखावटी का इलाका जो लगा हुआ है बीकाना से, उस बेल्ट में आम आदमी पार्टी को काफ़ी संभावना नजर आती है, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां निर्दलीय कई बार जीत जाते हैं। कई बार 15%, 17% वोट लेकर शशि दत्ता जीत गई थी और मंत्री बन गई थी। तो बहुत कम वोटों से चतुष्कोणीय, पंचकोणीय मुकाबले होते हैं। वहाँ लोगों के पास पैसा है, निर्दलीय भी खूब डट के मैदान में उतरते हैं, जीत के भी आते हैं निर्दलीय, और कई बार दोनों पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त करा देते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की संभावनाएं मुझे गंगानगर और हनुमानगढ़ बेल्ट में नजर आती है। बाकी हनुमान बेनीवाल नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और इधर कुछ शेखावटी के इलाके में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं कि चतुष्कोणीय, पंचकोणीय मुकाबले में कौन किसका नुकसान करेगा, आज हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है, जैसे कि चर्चा करते हैं लोग और बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी, कांग्रेस को नुकसान होगा। गुजरात में 13% वोट आए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के 12% आए। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि वहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी के वोट को डिवाइड किया, इसलिए कांग्रेस का नुकसान हुआ। कांग्रेस का भट्टा इसलिए बैठा। तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी 2 काम करेगी। एक तो ये कि वो एंटी इनकम्बेंसी को डिवाइड करेगी। एंटी इनकम्बेंसी किसकी? वर्तमान कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई है तो उसके वोट को डिवाइड करेगी। उसके वोट को डिवाइड करने का फायदा किसे मिलेगा? कांग्रेस को। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो शायद आम आदमी को समझ में देर से आएगी, पर वास्तविकता ये है कि जो भी पार्टियां, जहां भी जो पार्टी केंद्र में होती है, चुनाव में सत्ता में होती है, उसके खिलाफ के जो वोट हैं, अगर वो एकजुट होकर ध्रुवीकृत होकर पड़ते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी हार जाती है। गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट बटे 12%, 13%, पार्टी वापस सत्ता में आ गई। राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ के वोट बटेंगे। अगर आम आदमी पार्टी बांटेगी तो उससे फायदा अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस को। आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किसे फायदा पहुंचाएगी और किसे नुकसान, ये आकलन हम जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आगे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पेनल्टी कॉर्नर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किसको फायदा पहुंचाएगी, किसे नुकसान पहुंचाएगी, कितनी सीटों पर मल्टी कॉर्नर फाइट हो सकती है। मेरा अनुमान 150 से ज्यादा सीटों पर मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, जैसा कि सीपीएम ने कहा 30 सीटों पर, बसपा ने कहा 60 सीटों पर, बीटीपी 17 सीटों पर, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का अनुमान है कि 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और भी
कांग्रेस बीजेपी के अलावा कई दल आ सकते हैं आखिरी समय पे, लेकिन 150 सीटों पर मुझे लगता है मल्टी कॉर्नर फाइट होगी आम आदमी पार्टी सहित सबको देख के। हम बात कर रहे थे तो मुझे ये लगता है, अनुमान है मेरा, कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, जबकि गुजरात में उसने कांग्रेस को नुकसान दिया था, एंटी इनकम्बेंसी का वोट बांटेगी। बसपा के केस में भी मुझे लगता है कांग्रेस को कम नुकसान पहुंचाएगी। बसपा कांग्रेस को कम नुकसान पहुंचाएगी इसलिए लगता है मेरे को कि वो जनरल सीटों पर ज़्यादा जीत कर आते हैं, और SC ST की सीटों पर वहाँ कांग्रेस का और बीजेपी के सबके SC ST के वोट होते हैं, वहाँ वो उतने रेलेवेंट नहीं रहते जितना जनरल सीट पर रेलेवेंट रहते हैं। वो वोट शिफ्ट कर सकते हैं वहाँ पे, बाकी SC ST की सीट पे वोट शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चारों कैंडिडेट एक ही कास्ट के होते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी जिन वोटों को कैटर करेगी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो सारे वो वोट होंगे जो किसान वर्ग के, जाट समुदाय के वो होंगे जो किसी कीमत पर कांग्रेस को नहीं मिल रहे होंगे। और हनुमान बेनीवाल एसोसिएट हो गए बीजेपी से तो बीजेपी को मिलेंगे, वरना वो पिछली बार बीजेपी को मिले, इस बार हनुमान बेनीवाल अलग से लेके चल जाएंगे। अनुमान लगा सकते हैं आप किसका नुकसान होगा। कांग्रेस को नुकसान बीटीपी से हो सकता है, पर बीटीपी वागड़ में बीजेपी को भी इक्वली नुकसान पहुंचाएगी। कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान AIMIM से, यानी ओवैसी की पार्टी से हो सकता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों को कैटर करने की कोशिश करेगी। उन्होंने एक किताब बनाई है 300 पेज की, जिस पर पूरा एक सिंहावलोकन है कि राजस्थान के किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम वर्ग की क्या समस्या है, क्या समाधान है, क्या चुनाव में वादे करने हैं, कैसा कैंडिडेट उतारना है। उन्होंने पूरा एक अध्ययन किया है। अब जैसा कि सब जगह कहते हैं पूरे देश में कि ओवैसी की पार्टी मतलब भाजपा की नंबर 2 पार्टी, नंबर 2 टीम, मैं ये तो नहीं कहता, किसी पार्टी पर ये लांछन लगाना मैं उचित नहीं समझता, वो पॉलिटिकल पार्टी का आपस का मसला है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ओवैसी की पार्टी जितना भी वोट लेगी वो सारा कांग्रेस का नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वोटिंग पर पैटर्न को देख के मैं ये कह सकता हूं कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो कुछ पूरे देश में हो रहा है, और जैसा व्यवहार अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस ने पिछले कई दशकों से कांग्रेस में राजस्थान में मुस्लिमों के साथ किया है, मुझे इस बात की उम्मीद कम लगती है कि लोग बाई एंड लार्ज ओवैसी के साथ चले जाएंगे, मुस्लिम लोग। इसलिए ओवैसी की पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें टोंक है, सवाई माधोपुर है, जयपुर की 3 सीटें हैं, अजमेर की भी 3 सीटें, मसूदा, पुष्कर और अजमेर उत्तर है, ऐसी कई सीटें हैं, फतेहपुर शेखावटी है, बीकानेर की 1 सीट है, कोटा की 1 सीट है, ऐसी कई सीटें हैं जिन पे वो चुनाव लड़ने को तत्पर हैं। लेकिन वहाँ वो कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे, परंतु मुस्लिम वोट मुझे लगता है आखिरी समय में कौन बीजेपी को हरा सकता है, इस दिशा में ध्रुवीकृत हो गया तो ओवैसी भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। हो सकता है किसी जगह पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी जीतती दिखे, बीजेपी को हराती दिखे तो उसके साथ चल जाए, किसी जगह पर CPM हराती दिखे उसके साथ चल जाए। ये मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, लेकिन उनका टारगेट बीजेपी हो सकती है, बीजेपी को हराना हो सकता है। इसलिए उस स्थिति में ओवैसी की पार्टी कांग्रेस को नुकसान करते हुए भी ध्रुवीकृत होकर वोट ओवैसी को मिल जाए, ऐसी संभावना मुझे कम लग रही है। अब जब वक्त आएगा तब पता लगेगा। अभी लगभग 6 महीने बाकी हैं चुनाव में, लेकिन ये मोटा मोटा अनुमान मैंने आज प्रस्तुत किया पेनल्टी कॉर्नर में कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उद्यत है, और जब वो लड़ेंगी तो किसका नुकसान करेंगी, किसका फायदा करेंगी। सचिन पायलट का विषय आज हमने इसलिए नहीं लिया कि उनके अलग पार्टी बनाने की बेहद चर्चा है, लेकिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा है कि सचिन पायलट कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस में ही रहेंगे। इसलिए वो जब पार्टी बनाएंगे तो चर्चा करेंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए उन्हें आज हम कंसीडर नहीं करते एक अलग पार्टी के रूप में। वो किसका नुकसान करेंगे, अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, जब बना लेंगे तब देखी जाएगी। फिलहाल वो कांग्रेस में हैं और 13 मई का मुझे इंतजार है, हम सबको इंतजार होना चाहिए जब कर्नाटक के नतीजे आएंगे। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की आला कमान राजस्थान की तरफ रुख करेगी, राजस्थान की तरफ अटेंशन पे करेगी, और तब पता लगेगा कि क्या रवैया होता है पायलट के प्रति
कांग्रेस की आलाकमान का और वसुंधरा राजे के प्रति बीजेपी की आलाकमान का। पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। अब सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।